हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम मार्च फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं तो वो इस वीडियो के थ्रू अपने मार्च फर्स्ट वीक के सभी करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। और गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं। ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि इसमें डेली पीडीएफ्स नहीं हम प्रोवाइड करा पाएंगे, आपको वीकली पीडीएफ्स मिलेंगी और मंथली पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने किस राज्य में 900 साल पुराना बौद्ध मठ पाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। दरअसल ये मठ पत्थर और छोटी पहाड़ियों के बीच दबा हुआ था, तब इसे एएसआई टीम ने अनअर्थ किया है। यह शेवाइट डेइटी महेश्वरी बैठे हैं, इसमें दिखाए गए हैं, उनका स्कल्पचर है और एक कॉइल्ड क्राउन भी है और चक्र भी है, तो ये सभी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू और कैपिटल है रांची। साथ ही अगर झारखंड से जुड़े स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो आपको ये सभी जानने चाहिए। बेतला नेशनल पार्क, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कोदेरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा गया है कई बार। पलकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पलामाऊ टाइगर रिजर्व, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि बिरसा मुंडा जो कि झारखंड से ट्राइबल फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो इनको धरती अब्बा या फिर फादर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एक बार उड़ीसा पीसीएस में पूछा गया था, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी टीटीएफआई के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो ये चुना गया है दुष्यंत चौटाला को। दुष्यंत चौटाला की अगर बात करें तो ये हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं और इनको यूनैनिमसली री इलेक्ट कर लिया गया है, यानी सर्वसम्मति से दोबारा री इलेक्ट किया गया है 4 साल की टर्म के लिए। और सेक्रेटरी पोस्ट के लिए चुने गए हैं अरुण बनर्जी और ट्रेजरर के लिए चुने गए हैं गुरप्रीत सिंह। फ्रेंड्स, इसी तरह के अगर हम हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो संजय कपूर, इनको ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है और इसके सेक्रेटरी बनाए गए थे भरत सिंह चौहान। साथ ही नीतल नारंग, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की। साथ ही अजय सिंह, इनको बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट फिर से री इलेक्ट किया गया है। और अभिषेक यादव, इनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का फर्स्ट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो ये सभी हाल ही के करंट अफेयर्स हैं और हमने आपको प्रीवियस सेशंस में कवर कराए हैं, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। माइकल सोमरे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पपुआ न्यू गिनी। और फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना चाहिए कि जो पपुआ न्यू गिनी है, इसको 1975 में ऑस्ट्रेलिया से जो है इंडिपेंडेंस मिली थी। मैप में भी आप देख सकते हैं कि ये है पपुआ न्यू गिनी, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है ना। नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा ले सकते हैं आप, पूरा नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं है। और ये जो है एक साउथ वेस्टर्न पैसिफिक नेशन है, ठीक है। और इसकी कैपिटल है पोर्ट मॉर्सबी और करेंसी है पपुआ न्यू गिनियन कीना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह स्वामित्व अधिकार देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो 4 राज्य आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला स्टेट ये उत्तराखंड बना है, जो महिलाएं हैं उनको अपने पति की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है उसमें को ओनरशिप राइट्स प्रदान कर रहा है। तो इस रिगार्डिंग में ये जो उत्तराखंड सरकार है, इसने एक ऑर्डिनेंस पास किया है, ऑर्डिनेंस लाए हैं इसको, ठीक है। तो इसमें ये सभी कंडीशन बताई गई हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो उत्तराखंड के सीएम हैं, इनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और यहाँ पर 2 कैपिटल्स हैं, विंटर कैपिटल देहरादून है और समर कैपिटल है गैरसैंण। उत्तराखंड से जुड़े अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए, 20 साल की सृष्टि गोस्वामी यहाँ पर एक दिन के लिए सीएम बनाई गई थी। साथ ही इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में खुला है।
और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मनरेगा के तहत जो वर्क है, वर्किंग डेज हैं, उनको 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। साथ ही उत्तराखंड ने फर्स्ट शिवालिक रेंजेस के लिए पहला आर्बोरेटम इसको ओपन किया है। आर्बोरेटम का मतलब होता है कोई जैसे बोटेनिकल गार्डन होते हैं, इस तरह से। साथ ही यूनियन मिनिस्टर ने हाल ही में यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने इसको यहाँ पर लॉन्च किया था उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में वेदर रेडार्स। ठीक है, तो ये दोनों स्टेट्स यहाँ पर कवर हो गए। साथ ही जस्टिस RS चौहान, इन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। और यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने हाल ही में लखवाड़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इसको अप्रूव किया है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में आपको पता होगा कि चमोली ग्लेशियर ब्रेक की वजह से NTPC का जो है तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट ये पूरी तरह से डैमेज हो गया है। और यहाँ के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस में, यहाँ की उत्तराखंड पुलिस में विमेंस कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस इसको इंडक्ट किया है। तो ये सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने मुख्यालय का नाम मैरी W जैक्सन के नाम पर रखा है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A, नासा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मैरी W जैक्सन की, तो ये नासा की पहली अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर रही हैं। और नासा का जो हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन में, तो उसका नाम अब इन्हीं के नाम पर रखा गया है, मैरी W जैक्सन के नाम पर। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि नासा से पहले जो एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स में काम करती थी इस फील्ड में, स्पेस के फील्ड में, उसका नाम था नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। और जो नासा है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। कौन सी कंपनी कर्नाटक में भारत का पहला खिलौना क्लस्टर यानी कि टॉय क्लस्टर स्थापित करेगी? तो चारों कंपनी आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B, एकस। तो फ्रेंड्स, ये टॉय क्लस्टर का मतलब होता है, क्लस्टर का मतलब ये आप समझ लीजिए, क्लस्टर का मतलब होता है समूह, कोई इस तरह का समूह जो एक ही तरह के कार्य करते हों। ठीक है, तो इस तरह का एक क्लस्टर यहाँ पर बनेगा जहाँ पर केवल टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, है ना, और उनको शोकेस किया जाएगा, उनको बेचा जाएगा। तो इस तरह का क्लस्टर यहाँ पर स्थापित करेंगे। और इसके लिए जो है 400 एकड़ में ये टॉय क्लस्टर बनाया जाएगा। और इस कंपनी के चेयरमैन है अरविंद मेलीगिरी। और साथ ही ये जो कंपनी है ये कर्नाटक बेस्ड कंपनी है। ठीक है, और बेलागावी डिस्ट्रिक्ट में इसका हेडक्वार्टर्स है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडिया जो है 1.2 बिलियन $, ठीक है, इतने अमाउंट के जो है टॉयज़ एनुअली बाहर से आयात करता है। तो आप देख सकते हैं कि भारत कितना डिपेंड करता है दूसरे देशों पर, खास करके चाइना पर। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, देखो इसमें जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी तो इसमें एक ये दिया गया था जो मैं भी नहीं जानता था कि ये फॉक्सकॉन, यहाँ पर बताया गया है कि एकस इज़ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर जस्ट लाइक फॉक्सकॉन विच मेक्स आईफोन्स फॉर एप्पल। तो फ्रेंड्स, जो ये फॉक्सकॉन है, तो जो एप्पल के जो आईफोन्स आते हैं उनको मैन्युफैक्चर यही करता है, फॉक्सकॉन। ठीक है, तो ये भी आप जान लीजिए। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया का पहला टॉय फेयर इसको भी इनॉग्रेट किया है। और इन्होंने फ्रेंड्स टॉय फेयर को इनॉग्रेट करते हुए जो चन्नापटना टॉय मेकर्स हैं इनके साथ भी इन्होंने संवाद किया। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कर्नाटक में एक टाउन है चन्नापटना, तो ये जो है टॉयज़ मेकिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं अगर आप किसी सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। नेवेली न्यू थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। और ये किस लिए चर्चा में रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 मेगावाट का लिग्नाइट बेस्ड नेवेली न्यू थर्मल पावर स्टेशन नेवेली यहाँ पर इसको नेशन को डेडिकेट किया है। ठीक है, सौंपा है। तमिलनाडु के CM है E.K. पलनीस्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और कैपिटल है चेन्नई। साथ ही आपको ये सभी टेम्पल्स तमिलनाडु के जानने चाहिए। तमिलनाडु के टेम्पल और केरला के टेम्पल आपको याद होने ही चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जल्दी से देखते हैं। मीनाक्षी टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जम्बुकेश्वर टेम्पल, एकाम्बरेश्वर टेम्पल, रामानाथ स्वामी टेम्पल, कपिलेश्वर टेम्पल, मोनोलिथिक रॉक टेम्पल, नागराजा टेम्पल
अन्नामलैयार टेम्पल, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल एंड बाला मुरुगन टेम्पल। ये सभी टेम्पल इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि तमिलनाडु में हाल ही में अब इनका 5th टाइगर रिजर्व, ठीक है, इसको अप्रूव कर दिया गया है। तो इससे पहले और 4 कौन से टाइगर रिजर्व हैं यहाँ पर? एक है मुदुमलई, दूसरा है अन्नामलई, तीसरा है सत्यमंगलम और चौथा है मुदंथुरई टाइगर रिजर्व। और 5वां कौन सा बना है? इसका नाम है श्रीविल्लिपुथुर मेघामलई टाइगर रिजर्व। तो ये सभी आपको जानने चाहिए। नेंद्रन किस फल की एक किस्म है? नेंद्रन इज अ वेराइटी ऑफ विच फ्रूट? तो फ्रेंड्स ये जो है बनाना की एक वैरायटी है। तो ये हाल ही में इसलिए न्यूज़ में रही है क्योंकि इस फ्रूट को, नेंद्रन को जो है अब यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है एक्सपोर्ट किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित द शाइनिंग कंपास वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बोथ ए एंड बी। तो कैस्पर होम ट्रस्ट को भी और बार्क इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट को भी। तो जो एक कैस्पर होम ट्रस्ट है, इसके बारे में आपको ये जानना चाहिए कि आगरा बेस्ड है और ये एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एनिमल के वेलफेयर के लिए ये कार्य करती है। साथ ही जो बार्क इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये पौंडुचेरी बेस्ड एक ट्रस्ट है और इसको भी ये इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है द सुप्रीम मास्टर चिंग हाई इंटरनेशनल एसोसिएशन, जो कि ताइवान बेस्ड है, इसके द्वारा। कौन सा भारतीय राज्य सिंगापुर को बुद्ध चावल, जिसे काला नमक चावल के रूप में जाना जाता है, इसका निर्यात करेगा? तो ये करेगा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आप इसके बारे में और थोड़ा जान सकते हैं। तो काला नमक राइस जो है, इसको ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध के टाइम पर सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी में, तो इसके बजाहा विलेज में, बेजाहा गांव में इस काला नमक राइस को जो है ग्रो किया जाता था। और हिरण्यवती रिवर के तट पर जो लॉर्ड बुद्धा रहे, इन्होंने अपना फास्ट तोड़ा था, तो ये चावल खाकर ही इन्होंने अपना फास्ट जो है ब्रेक किया था। साथ ही जो चाइनीज़ ट्रैवलर रहे हैं फाइन, तो इन्होंने भी इसका अपने जो इन्होंने वर्क किया है उसमें इनका जिक्र किया है, इस राइस का जिक्र किया है, काला नमक राइस का। मारुति सुजुकी ने मोबिलिटी क्षेत्र में 26 स्टार्टअप विकसित करने के लिए किस आईआईएम के साथ साझेदारी की है? तो ये की है इन्होंने आईआईएम बेंगलुरु के साथ। फ्रेंड्स ये मोबिलिटी जो लिखा है ना, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोबिलिटी का मतलब होता है कि पीपल या फिर गुड्स, तो इनका जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर होता है, जैसे कार्स हो गई, ट्रक्स हो गई, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनकी सर्विसेज है ना, इनका रिनोवेशन, तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं इसको मोबिलिटी सेक्टर बोलते हैं। यानी मूवमेंट वाली, पीपल का या फिर गुड्स का जो मूवमेंट होता है, तो उस पूरे सेक्टर को जो जो भी उसमें आते हैं उसे बोलते हैं मोबिलिटी सेक्टर। तो इसके लिए मारुति सुजुकी ने आईआईएम बेंगलोर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के साथ एक एमओयू साइन किया है। तो इसके तहत ये क्या करने वाले हैं? 26 स्टार्टअप्स को जो है ट्रेन करने वाले हैं, ठीक है, उनको डेवलप करने वाले हैं। और आपको ये भी जानना चाहिए कि आईआईएम बेंगलोर का एक जो है स्टार्टअप हब है जिसका नाम है नलथुर एस राघवन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल लर्निंग। तो इसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, मारुति सुजुकी ने इसके साथ पार्टनरशिप की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय किस आईआईटी के सहयोग से एक गेमिंग सेंटर विकसित करेगा? तो ये करेगा ये आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर। और इसमें आपको इतना जानना चाहिए कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। जेपी मॉर्गन की ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर विदेशी लेन देन को गति देने के लिए इसके साथ किस बैंक ने समझौता किया है? तो ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। यानी कि जो ओवरसीज ट्रांजैक्शंस हैं एसबीआई के द्वारा, तो उनको स्पीड अप करने के लिए इसने जेपी मॉर्गन की एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो उसके साथ जो है इन्होंने टाई अप किया है। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है लिंक। ये आप देख सकते हैं, लिंक इस टेक्नोलॉजी का नाम है। और जेपी मॉर्गन जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड बैंक है या फाइनेंशियल सर्विसेज है। और ये भी आप जान लीजिए, जब एसबीआई का जिक्र हो ही रहा है, तो एसबीआई के जो चेयरमैन हैं ये हैं दिनेश कुमार खारा। और जो यहाँ पर एमडी हैं, 4 एमडी हैं यहाँ पर, CS शेट्टी, अश्विनी भाटिया और स्वामीनाथन जे और अश्विनी कुमार तिवारी। किस बैंक ने ग्राहकों को सामान्य बीमा समाधान
और नवीन उत्पादों की एक श्रृंखला पेश करने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ एक बैंक एश्योरेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं इंडियन ओवरसीज बैंक ने। तो इस क्वेश्चन को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ किस बैंक ने बैंक एश्योरेंस पैक्ट साइन किया है। ओके, सिंपल। अच्छा, ये बैंक एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? बैंक एश्योरेंस का मतलब होता है जब कोई बीमा कंपनी किसी बैंक के साथ टाई अप करती है कि आप जो है अपने कस्टमर्स को हमारी बीमा पॉलिसी बेचिए या ऑफर कीजिए। ठीक है, तो इसमें दोनों का फ़ायदा होता है, बैंक का भी और जो कंपनी है वो भी। तो बैंक जो है अपने कस्टमर्स को उस बीमा कंपनी का जो है प्रोडक्ट, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, उनको बेचता है। तो इसको बोलते हैं बैंक एश्योरेंस। और जो इंडियन ओवरसीज बैंक है, इसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है और इसके एमडी एंड सीईओ हैं पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल। अमेजोनिया 1 किस देश द्वारा डिजाइन, एकीकृत और संचालित पहला उपग्रह है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C51 ने अमेजोनिया 1 और 18 को पैसेंजर सैटेलाइट्स लॉन्च की। साथ ही आपको बता दें कि PSLV को इसरो का वर्कफोर्स भी कहा जाता है। अमेजोनिया 1 ब्राज़ील द्वारा डिजाइन, इंटीग्रेट एंड ऑपरेट की जाने वाली पहली सैटेलाइट है। ये ब्राज़ील स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च की ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। PSLV C51 डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडिया के तहत बनी कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला कमर्शियल मिशन रहा। साथ ही आपको बता दें कि जो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, इसके चेयरमैन एंड MD हैं नारायणन जी और इसकी स्थापना 6 मार्च 2019 को की गई थी। बात करते हैं इस सैटेलाइट की, तो जो 18 को पैसेंजर सैटेलाइट्स भेजी गई हैं, इनमें 4 सैटेलाइट इन स्पेस की हैं और 14 NSIL की हैं। और इन 14 में जो ये 14 सैटेलाइट भेजी गई हैं NSIL द्वारा, इसमें एक भारत की है और 13 USA की हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो PSLV C51 रहा, ये PSLV की 53rd फ्लाइट थी और DL कॉन्फ़िगरेशन में ये PSLV की 3rd फ्लाइट रही। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो 4 सैटेलाइट्स इन स्पेस द्वारा भेजी गई, इनमें 3 यूनिटी सेट्स नाम की सैटेलाइट्स रही और एक सैटेलाइट रही सतीश धवन सेट यानी ST सेट, जिसे चेन्नई बेस्ड स्पेस किड्स इंडिया द्वारा डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है। तो ये सभी फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट भी कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसरो के चेयरमैन के शिवन ने ये कहा है कि 2021 में इनके पास 14 मिशंस हैं जो कि लॉन्च करने के लिए इनके पास पेंडिंग हैं। आगे बढ़ते हैं। मनप्रीत वोहरा को भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो ये फिलहाल मैक्सिको में भारत के एम्बेसडर हैं और अब इनको ऑस्ट्रेलिया में भारत के नेक्स्ट हाई कमिश्नर बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया से जुड़े अगर कुछ स्टैटिक फैक्ट्स की बात करें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। यहाँ की कैपिटल है कैनबरा। यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। लार्जेस्ट सिटी यहाँ की है सिडनी। साथ ही आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है। हालांकि यहाँ पर वर्ल्ड के लार्जेस्ट में से एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो जिसका नाम ट्वीड वोल्केनो है, ये यहाँ पर मौजूद है। साथ ही आपको बता दें कि ओलंपिक डैम माइन और कालगुरली कुलगार्डिम गोल्ड माइन, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, जैसे चाहे SSC हो या फिर PCS एग्जाम्स हो, इनमें पूछी गई है कालगुर्दी और कुलगार्डी गोल्ड माइन। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया में है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की एक फ्लाइटलेस बर्ड भी है जिसका नाम है ईमू, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। समुद्री भारत शिखर सम्मेलन यानी मैरीटाइम इंडिया समिट MIS 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, ये
मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा शुरू किया गया है। और इस समिट का मकसद ये है कि भारत में इन्वेस्ट किया जाए किस सेक्टर में, शिप बिल्डिंग में, शिप रिपेयरिंग, शिप रिसाइकलिंग, इन सभी सेक्टर में जो है बाहर की कंट्रीज़ इन्वेस्ट करें। इनमें कई सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं वर्चुअली। साथ ही आपको बता दें कि इस समिट में जो इंडस्ट्रियल पार्टनर है ये है फिक्की, और नॉलेज पार्टनर है EY, और साथ ही इसकी पार्टनर कंट्री रही है डेनमार्क। और आपको ये भी जानना चाहिए कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ये हैं श्री मनसुख मांडविया। आर्कटिक में जलवायु को मॉनिटर करने के लिए किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रशिया। तो आर्कटिक में जो जलवायु है उसको मॉनिटर करने के लिए रशिया ने आर्कटिका M को कजाकिस्तान के बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया है, और रॉकेट रहा सोयूज। हाउ शुड अ गवर्नमेंट बी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयदीप प्रभु। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर तिमाही यानी थर्ड क्वार्टर में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.4%। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि NSO ने ये कहा है कि जो 2020-21 का जो ये वित्त वर्ष चल रहा है इसमें GDP 8% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इससे पहले इसने कहा था कि 7.7% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि अप्रैल से जून का जो क्वार्टर रहा इसमें इंडियन इकोनॉमी 24.4% से कॉन्ट्रैक्ट की, और उसके बाद जो दूसरा क्वार्टर रहा जुलाई से सितंबर तक का, इसमें 7.3% से इसने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया। साथ ही इसने ये भी कहा है कि फोर्थ क्वार्टर में 1% से कॉन्ट्रैक्ट करने की जो है इन्होंने संभावना बताई है। किस लघु वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शरद गोकलानी को अध्यक्ष और CTO यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नामित किया है, नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलो आगे बढ़ें। और जो ये शरद गोकलानी है ये इससे पहले इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में EVP एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रह चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि AU फाइनेंसियर इसको अप्रैल 2017 में RBI से लाइसेंस मिला, जिसके तहत ये अब एक स्मॉल फाइनेंस के रूप में आपके सामने है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। संजय अग्रवाल इसके MD एंड CEO हैं और इसका हेडक्वार्टर्स है जयपुर में। वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट ODOFP की सूची के तहत 226 जिलों के लिए कौन से उत्पादों की पहचान की गई है जो कि इस सूची में सबसे ज़्यादा है? ये क्वेश्चन आपको तब समझ में आएगा जब आप इसका एक्सप्लेनेशन पूरा देख लेंगे। फिलहाल इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रूट्स। अब समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं अगर देखा जाए तो, इसलिए आप इसको पूरा समझिएगा। देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत 728 डिस्ट्रिक्ट से एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल, एनिमल, पोल्ट्री, मिल्क, फिशरीज, एक्वाकल्चर, मैरीन सेक्टर से जो है प्रोडक्ट्स सेलेक्ट किए गए हैं, और जिनके लिए क्लस्टर्स बनाए जाएंगे जहां पर इनकी डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट इस पर कार्य किया जाएगा। और इन प्रोडक्ट्स के प्रोमोटर्स को जो प्रोमोटर्स होते हैं इन प्रोडक्ट्स के, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इंसेंटिव्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाएगा। ये प्रोडक्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर फाइनलाइज किया है। साथ ही आपको बता दें कि इन सभी प्रोडक्ट्स को प्रधानमंत्री FME स्कीम यानी प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम के तहत सपोर्ट किया जाएगा। और आपको ये भी जानना चाहिए कि फिस्कल ईयर 2022 में गवर्नमेंट का टारगेट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स $60 बिलियन करना है। इस तरह के टारगेट आपसे पूछे जाते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, ये वे प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट्स से चुने गए हैं। तो पैडी जो है ये 40 डिस्ट्रिक्ट्स से चुना गया है, यानी जो
40 यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर पैडी से रिलेटेड क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। क्लस्टर्स का मतलब होता है समूह, जहाँ पर एक ही तरह का कार्य किया जाता है किसी एक प्रोडक्ट पर। तो 40 डिस्ट्रिक्ट्स ये सिलेक्ट किए गए हैं पैडी के लिए। वीट के लिए किए गए हैं 5 डिस्ट्रिक्ट्स। अब आप इसमें 10वां नंबर देखिए फ्रूट्स। तो फ्रूट्स के लिए किए गए हैं 226 डिस्ट्रिक्ट्स। तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट अब आप समझ गए होंगे कि क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये किसको अलॉट हुए हैं? फ्रूट्स को, यानी फ्रूट्स जो है यहाँ पर प्रोडक्ट की बात की जा रही है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए गए हैं। तो ये है फ्रेंड्स फ्रूट। 226 डिस्ट्रिक्ट के लिए ये सिलेक्ट किया गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सुपर मॉडल नतालिया वोडियानोवा संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना राजदूत बनी, यानी गुडविल एम्बेसडर बनी। वह किस देश से हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रशिया। तो इनको जो है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ विमेन एंड गर्ल्स, इनको प्रमोट करने के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की भी कैंपेनर रहने वाली हैं। सीआरपीएफ महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुलदीप सिंह। तो कुलदीप सिंह जो हैं सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल प्रभार इनको दिया गया है और ये वेस्ट बंगाल कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। और इनसे पहले एपी माहेश्वरी जो रहे हैं डीजी सीआरपीएफ के, ये रिटायर हो चुके हैं। और जो एपी माहेश्वरी हैं इनको जो पुडुचेरी में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि सीआरपीएफ देश का लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा पर्सनल काम करते हैं। और ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड स्टेट्स, काउंटर टेररिस्ट कॉम्बैट इन द कश्मीर वैली और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, यहाँ पर ये तैनात रहते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। साहित्य अकादमी के मानद महत्तर किसे चुना गया है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑनररी फेलो। तो साहित्य अकादमी के ऑनररी फेलो किसे इलेक्ट किया गया है? तो ये किया गया है वेलचेरू नारायण राव को। और इनका तेलुगु लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन देखते हुए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, इलेक्ट किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इनकी रचना भी है गर्ल्स फॉर सेल कन्या शुल्कम, अ प्ले फ्रॉम कॉलोनियल इंडिया। साहित्य अकेडमी के बारे में आपको 3 पॉइंट्स जानने चाहिए। पहला ये कि इसका इनॉग्रेशन 12 मार्च 1954 को किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसके मौजूदा समय में प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कंबर। पूर्वी नौसेना कमान यानी ईस्टर्न नवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला? तो ये संभाला है अजेंद्र बहादुर सिंह ने। और ये कमान इन्होंने वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन से ली है। साथ ही आपको बता दें कि ईस्टर्न नवल कमांड का हेडक्वार्टर्स है विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश। पूर्वी बेड़ा यानी ईस्टर्न फ्लीट की कमान किसने संभाली? तो ये संभाली है तरुण सोपती जी ने। और इन्होंने ये कमान ली है संजय वत्सायन से। निम्नलिखित में से कौन बोइंग 737 मैक्स विमानों पर प्रतिबंध हटाने वाला एशिया प्रशांत का पहला देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ये जानना चाहिए कि मार्च 2019 में बोइंग 737 मैक्स इसको जो है ग्राउंडेड कर दिया गया था, यानी इसका ऑपरेशन रोक दिया गया था, क्योंकि इसके द्वारा जो है 2 डेडली क्रैशेस हो गए थे। इस विमान के 2 अलग अलग जगह से क्रैश हो गया था और अलग अलग इवेंट पर, तो इसलिए इसको ग्राउंड कर दिया गया था। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि चाइना पहली कंट्री थी जिसने इस पर बैन लगाया था और अब ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री बन गई है एशिया पैसिफिक रीजन में जिसने अब इससे बैन हटा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो चारों कथन पढ़ लेते हैं। Amazonia 1 is the first Brazilian satellite launched from India. ऑप्शन बी है Amazonia 1 has a mission life of 8 years. ऑप्शन सी है Amazonia 1 will monitor deforestation in the Amazon region. ऑप्शन डी है PSLV C51 Amazonia 1 is the first dedicated mission of New Space India Limited. देखिए
इसरो के PSLV C51 द्वारा लॉन्च की गई ब्राज़ील की इस अमेजोनिया 1 सैटेलाइट के बारे में हम पूरी डिटेल आपको पहले ही दे चुके हैं। एक पॉइंट उसमें और ऐड करना था, उसी संदर्भ में ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही नहीं है, जो कथन आपका गलत है, वो है ऑप्शन बी, अमेजोनिया 1 हैज़ अ मिशन लाइफ ऑफ 8 ईयर्स। ये इसलिए गलत है क्योंकि जो ये अमेजोनिया 1 है, इसकी जो मिशन लाइफ है ये 4 साल की है। और इसको जो है आपको जैसा कि बताया कि PSLV C51 द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। और इसके साथ 18 जो है को पैसेंजर सैटेलाइट्स भी लॉन्च की गई हैं। किस भारतीय महिला पहलवान ने 53 किलोग्राम वर्ग में यूक्रेन कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विनेश फोगाट। तो ये जो प्रतियोगिता हुई है ये यूक्रेन की कैपिटल कीव में हुई है और इसका नाम रहा है आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल। तो इसमें 53 केजी की कैटेगरी में जीती हैं, ये आपके लिए जानना चाहिए। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस कैटेगरी में जीता है इन्होंने, और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। किसे हराया है ये भी पूछ लिया जाता है। तो बेलारूस की रेसलर है वानेसा कालाजिनसंकया, तो इनको हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ये इकलौती महिला रेसलर हैं जो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण यानी द लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI, जिसने 1 मार्च 2021 को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया, का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर कार्य करती है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ना बनाया गया हो या जिसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं हो। जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं ये पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। साथ ही जो ये लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये बॉर्डर एरिया पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, अपग्रेडेशन, मेंटेनेंस का जिम्मा इसी का रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और 1 मार्च 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन हैं आदित्य मिश्रा। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने कृषि में कीटों को नियंत्रण करने के लिए AELT उपकरण विकसित किया है। यह संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह संस्थान स्थित है उड़ीसा के कटक में। तो फ्रेंड्स ICAR नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कटक में है, तो इसके साइंटिस्ट ने AELT यानी अल्टरनेट एनर्जी लाइट ट्रैप, इस तरह की एक डिवाइस बनाई है और इस डिवाइस का उपयोग खेतों में कीटों को नियंत्रण करने में किया जाएगा। और इस इन्वेंशन के लिए इन वैज्ञानिकों को पेटेंट भी मिल गया है। इस डिवाइस में एक लाइट जलती रहेगी जिसे देखकर कीट वहां जाएंगे और उसमें फंस जाएंगे। तो इससे क्या होगा? फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सकेगा। साथ ही फसल उगाने के लिए जो कीटनाशक का उपयोग किया जाता है वो भी अब बिल्कुल तरह से खत्म हो जाएगा। संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं रवि कपूर। आपको बता दें कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर अब एक चैनल बना दिया गया है जिसे अब संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। तो ये जो योजना है इसको मर्ज करने की ये 2019 में प्रसार भारती के पूर्व CEO सूर्य प्रकाश की अध्यक्षता में बनी कमेटी की ओर से की गई थी। और इसका मकसद ये है कि इन दोनों ही जो टीवी चैनल हैं इनके संचालन में जो लागत है उसको कटौती करना और जो है इसका प्रबंधन जो है जो मैनेजमेंट है उसको सुदृढ़ बनाना, उसको जो है मजबूत करना। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि राजीव कपूर ये IAS हैं और इनको CEO बनाया गया है 1 साल के लिए। और जो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में जो राज्यसभा टीवी के CEO हैं मनोज कुमार पांडे, इनकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया है। और लोकसभा टीवी के जो CEO हैं मनोज के अरोड़ा, ये भी अपने पद पर बरकरार हैं। और आपको ये भी जानना चाहिए कि लोकसभा टीवी ये 2006 में लॉन्च किया गया था और राज्यसभा टीवी 2011 में लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को।
और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इसका इस बार थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और निकल के आता है जब आप किसी एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट अगर आपका सब्जेक्ट है या फिर जनरल अवेयरनेस का पार्ट है तो वहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किससे रिलेटेड, जो ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीजेज एंड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, जिसे साइट्स बोलते हैं। तो जो ये फ्रेंड्स ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि 3 मार्च 1973 को साइन की गई थी। तो 3 मार्च को की गई थी, इसीलिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, इस ट्रीटी का मकसद ये था कि जो इंडेंजर्ड प्लांट हैं और एनिमल्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना। पोर्ट ब्लेयर में किस शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के लिए डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर बनाया है? तो ये बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो अभी इसकी आधारशिला रखी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर में जो है अंडमान एंड निकोबार कमांड है और इसके जो कमांडर इन चीफ हैं ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। डिफेंस की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक पॉइंट आपको ये भी जानना चाहिए कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये भारत की पहली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है जिसको 2001 में बनाया गया था और ये पोर्ट ब्लेयर में। ट्राई सर्विस मतलब आर्मी, नेवी और एयर, ये तीनों की संयुक्त कमांड यहाँ पर स्थित है। और दूसरी ट्राई सर्विस कमांड कौन सी है? स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, जो कि 2006 में बनाई गई थी। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी शून्य भेदभाव दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन आयोजित किया जाता है या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। और ये जो है UNAIDS यानी UN एड्स के डायरेक्टर मिशेल सिडबी इनके द्वारा लॉन्च किया गया था 2013 में। और जो ये डे मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, इसका सिंबल रहता है बटरफ्लाई और इसका इस बार थीम रहा एंड इनइक्वालिटी। 1 मार्च 2021 को नागरिक लेखा दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो ये मनाया गया 45वां संस्करण या फिर 45वां एडिशन। तो इस मौके पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ये चीफ गेस्ट रही और इसमें जो और इस फंक्शन में जो मौजूद रहे उनमें रहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग GC मुर्मू, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी डॉक्टर TV सोमनाथन, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सोमा रॉय बर्मन। फ्रेंड्स, ये सभी जो न्यूज़ के साथ जो ये डिटेल्स आती हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी कभी हम इनको स्किप कर जाते हैं पर ये कभी कभी इस तरह के पूछ ले जाते हैं हुज हू में, है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कौन एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है, कौन कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, कौन कैग है, तो ये सभी आप नोट कर लीजिएगा। भारतीय महिला लीग 2020-21 का आयोजन किस राज्य में होगा? यानी जो इंडियन वीमेंस लीग 2020-21 है इसका वेन्यू क्या रहने वाला है? तो इसका वेन्यू रहने वाला है उड़ीसा। और बात यहाँ पर फुटबॉल की हो रही है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो ये जो है ये 5th एडिशन रहेगा और जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है जो कि इसका आयोजन कराता है इसके प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 2022 में भारत AFC विमेंस एशियन कप ये भी होस्ट करेगा और फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप ये भी होस्ट करेगा। दोनों ही फुटबॉल से रिलेटेड हैं। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन है इनके पास 3 मंत्रालय हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये जो ये समिट है ये 1 मार्च से 3 मार्च तक चली है और इसका जो थीम रहा है ये रहा है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स और टैगलाइन रही है बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी। और इसको जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडिया का जो टारगेट है वो ये है कि जो बायो इकोनॉमी है ये 2025 तक 150 बिलियन की जो है बन जाए। जो भारत की बायो इकोनॉमी है ये इतनी वैल्यूएशन की बन जाए। कितनी? 150 बिलियन US डॉलर। निकोलस सरकोजी जिन्हें भ्रष्टाचार मामले में 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति।
तो इन पर यह आरोप सिद्ध हुआ है कि इन्होंने जो है अपने कार्यकाल में, जब ये राष्ट्रपति रहे, तो इन्होंने जज को जो है अपनी पावर से इन्फ्लुएंस किया अपने हक में कार्य कराने के लिए। और ये फ्रांस के राष्ट्रपति रहे 2007 से 2012 तक। फिलहाल फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रोन, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जीन कैस्टेक्स, कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो। फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शांतनु मित्रा। तो जो ये फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी है, तो ये एक एनबीएफसी है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसके सीईओ और एमडी बनाए गए हैं शांतनु मित्रा। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान बैंक यानी पेमेंट बैंक हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के रूप में अपग्रेड किया गया है? तो ये किया गया है फिनो पेमेंट्स बैंक। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी अब इसको जो है आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल के अंदर इसको जो है इंक्लूड कर लिया गया है। और अब इसको क्या क्या बेनिफिट होंगे? पहला बेनिफिट तो ये है कि अब ये आरबीआई से बैंक रेट पर डेट्स एंड लोन्स लेने के लिए एलिजिबल है। साथ ही ये क्लियरिंग हाउस की मेंबरशिप अब एक्वायर इसकी हो गई है। साथ ही ये जो है आरबीआई से फर्स्ट क्लास एक्सचेंज बिल्स इन पर रीडिस्काउंट पा सकता है। और जो फिनो पेमेंट्स बैंक है, इसके एमडी एंड सीईओ हैं ऋषि गुप्ता, हेडक्वार्टर्स है मुंबई इन महाराष्ट्र। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि वे सभी बैंक जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल के अंदर रखे गए हैं, इन्हें शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। और शेड्यूल्ड बैंक में कौन सी कैटेगरी है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। अब जो ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, इनको 5 डिफरेंट ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, जिनमें पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट्स, दूसरा है नेशनलाइज्ड बैंक, तीसरा है रीजनल रूरल बैंक्स, चौथा है फॉरेन बैंक्स और पांचवा है जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं ये सभी। 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में कैरोल बर्नेट पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है नॉर्मन लियर ने। तो ये राइटर हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो इन्होंने ये अवार्ड जीता है। किस राज्य ने इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास यानी इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति 2021 लॉन्च की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। तो ये नीति इंजीनियरिंग सेक्टर को बढ़ावा, रिसर्च में उसके कंट्रीब्यूशन को इन्हेंस करने पर फोकस रखती है। आपको बता दें कि भारत में जितनी भी एमएनसीज उपस्थित हैं यानी मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी उपस्थित हैं, उनमें से 34% एमएनसी बेंगलुरु में ही स्थित हैं। और फॉर्च्यून 500 कंपनीज की जो लिस्ट है, इसमें जितनी भी कंपनीज हैं 500, तो उनकी 50% कंपनीज भी बेंगलुरु में स्थित हैं। इसीलिए बेंगलुरु को जो है आईटी कैपिटल भी कहा जाता है। कर्नाटक के सीएम है बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर है वाजुभाई वाला, कैपिटल है बेंगलुरु। यहाँ पर 3 डिप्टी सीएम हैं, सीएन अश्वथ नारायण, गोविंद कारजोल एंड लक्ष्मण सावदी। कर्नाटक से जुड़े अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको जानना चाहिए कि कर्नाटक जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 होस्ट करने वाला है। कर्नाटक जो है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए ब्लॉकचेन टेक्निक यूज़ करेगा। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने अवलोकना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। और इंडिया ने कर्नाटक के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में लिथियम सोर्सेस पाए हैं। साथ ही वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि हुबली में बनेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा। साथ ही कर्नाटक गवर्नमेंट ने नेकारा सम्मान योजना इसको भी लॉन्च किया है। ये बुनकरों से रिलेटेड एक स्कीम है। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 23 जलमार्गों का संचालन करना है? इंडिया एम्स टू ऑपरेशनलाइज 23 वाटरवेज बाय विच ईयर? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2030 तक। तो ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई है। तो ये इन्होंने जो है मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया, उसी दौरान इन्होंने ये जानकारी दी है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि 2014 में जो भारत में मेजर इंडियन पोर्ट्स हैं 870 मिलियन टन इनकी कैपेसिटी थी, और ये अब बढ़कर मौजूदा टाइम में 1550 मिलियन टन हो गई है। आपको ये जानना चाहिए कि भारत में फ़िलहाल 12 मेजर पोर्ट्स हैं और इन्होंने
मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दौरान सागर मंथन मर्केंटाइल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर का भी उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने अरुण कुमार सिंह को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो ये किया है बिहार सरकार ने। और आपको बता दें कि बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, कैपिटल है पटना और गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार से जुड़े अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो बिहार को अपनी पहली रामसर साइट मिली है और ये मिली है कबरताल के रूप में। फिर बात करते हैं कि बिहार ने अपना पहला बर्ड फेस्टिवल भी मनाया है नागी नकटी बर्ड लाइफ सेंचुरी में। और बिहार का एक ट्रेडिशनल टॉयज़ जो है कन्या पुत्री, तो इसको भी हाल ही में जो इंडियन टॉय फेयर चल रहा है, इंडिया टॉय फेयर जो चल रहा है उसमें जो है इसको शोकेस किया गया है कन्या पुत्री। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि बिहार में जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, इसने अपना एक मुखपत्र जिसे माउथपीस बोलते हैं जिसका नाम है संधान, इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही बिहार सरकार ने UNEP के साथ एक पैक्ट साइन किया है, किससे रिलेटेड? क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट से रिलेटेड। साथ ही बिहार सरकार ने ज्योति कुमारी को जो है एंटी ड्रग एब्यूज़ प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और बिहार सीएम नीतीश कुमार ने अश्विन पोर्टल और वंडर ऐप इनको लॉन्च किया है टेलीमेडिसिन एंड इमरजेंसीज़ के लिए। ये सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको नोट कर लेने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन BOC के प्रधान महानिदेशक यानी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये संभाला है सत्येंद्र प्रकाश ने। ये ऑर्गेनाइजेशन आपने बहुत ही कम सुनी होगी तो, और ये लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि जो ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन है यानी BOC, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 2017 में हुई थी, यानी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और ये एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। किससे रिलेटेड? मीडिया स्ट्रेटजी। तो जो भी मीडिया स्ट्रेटजी भारत सरकार की रहती है तो उसमें कहीं ना कहीं ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन का योगदान रहता है, वो इसको एडवाइस करता है। और इसका हेडक्वार्टर्स सूचना भवन नई दिल्ली में है। मातम वेंकट राव को किस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और आपको ये भी जानना चाहिए कि मातम वेंकटा राव ये MD पल्लव मोहापात्रा को रिप्लेस करेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स है मुंबई इन महाराष्ट्र। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक यानी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने प्रभार संभाला है, किसने पदभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C, जयदीप भटनागर। तो जयदीप भटनागर ने जो है कुलदीप सिंह धतवालिया को रिप्लेस किया है। आपको ये भी जानना चाहिए कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये जून 1919 में स्थापित की गई थी और 1941 में J नटराजन जो है पहले भारतीय प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने थे PIB के, और इसका नाम PIB कर दिया गया था 1946 में। नंद कुमार सिंह चौहान जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के खंडवा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D, मध्य प्रदेश। तो इनकी कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो गया है और ये मध्य प्रदेश की खांडवा कॉन्स्टिट्यूंसी से BJP के MP रहे हैं। हाल ही में इसरो ने PSLV C51 से सिंधु नेत्र उपग्रह लॉन्च किया। यह उपग्रह किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में इसरो ने PSLV 51 से ब्राज़ील की अमेजोनिया 1 के साथ साथ 18 को पैसेंजर सैटेलाइट्स भी लॉन्च की थी। तो उन्हीं सैटेलाइट्स में एक सिंधु नेत्र भी रही और ये DRDO ने डेवलप की है। साथ ही आपको ये भी बात जाननी चाहिए कि भारत और फ्रांस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किस लिए? कॉन्स्टेलेशंस ऑफ सैटेलाइट्स बिल्ड करने के लिए, और ये किस लिए यूज़ किया जाएगा? मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए। भारतीय वायुसेना किस देश के अल दफरा एयरबेस में एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग ले रही है? तो ये ले रही है संयुक्त अरब
अमीरात में। और भारत के अलावा इसमें यूएई, यूएस, फ्रांस, सऊदी अरब, साउथ कोरिया और बहरीन भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। आपको बता दें कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग ये एक एनुअल मल्टीनेशनल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वारफेयर एक्सरसाइज है जो कि संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना होस्ट करती है। यूएई की अगर बात करें, संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहायन, कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूनाइटेड अरब अमीरात्स दिरहम। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। सोफिया बुल्गारिया में 72वें स्ट्रेंडजा मेमोरियल टूर्नामेंट में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है दीपक कुमार ने। और यहाँ पर बात हो रही है बॉक्सिंग की, तो इन्होंने 52 केजी कैटेगरी में ये सिल्वर पदक जीता है और ये आपको जानना चाहिए। और ये जो है बुल्गारिया के बॉक्सर डैनियल एसेनोव से हार गए थे। नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने किस आईआईटी में ड्रोन रिसर्च के लिए अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आईआईटी रुड़की में, और आईआईटी रुड़की है उत्तराखंड में। विश्व श्रवण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इंग्लिश में बात करें तो वर्ल्ड हियरिंग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। और इस बार यानी 2021 में इसका थीम रहा है हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहेबिलिटेट, कम्युनिकेट। निम्नलिखित में से किसने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है थावरचंद गहलोत जी के द्वारा। थावरचंद गहलोत जो हैं ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इन्होंने सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया है। तो इस ऐप का ये फ़ायदा है कि जो भी डिसेबल पीपल हैं या फिर जो काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको अगर किसी बिल्डिंग में यानी चढ़ने उतरने में, उसको एक्सेस करने में, या फिर किसी ट्रांसपोर्ट मोड को एक्सेस करने में, जैसे कहीं जाना हो तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड उन्हें कोई दिक्कत आ रही हो, या फिर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उन्हें दिक्कत आ रही हो, तो वे जहाँ भी उनको दिक्कत आ रही हो उसकी एक फ़ोटो लेकर और सुगम्य भारत ऐप पर वे अपलोड कर सकते हैं और उसका समाधान वहीं पर जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। तो ये इस ऐप की खूबी है। साथ ही आपको बता दें कि ये ऐप और हैंडबुक जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत कार्य करती है, इसके द्वारा डेवलप किया गया है और ये 10 रीजनल लैंग्वेजेस में उपलब्ध रहेगी। संयुक्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2023। फ्रेंड्स इस स्लाइड को स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करने का प्रपोजल इंडिया का ही था, जिसे 70 से ज़्यादा देशों ने सपोर्ट किया है। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। साल 2021 को क्या घोषित किया गया है? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये चारों ही जो थीम रहे हैं ये सन 2021 के रहे हैं। 2021 को इस तरह से घोषित किया गया है। बात करते हैं 2022 की। तो 2022 को सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। 2024 को घोषित किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कामेलिड्स। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी जानकारी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए इस तरह की जानकारी जुटाने के लिए आपके मन में एक इच्छा होनी चाहिए कि जो भी आपकी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें कुछ सीखने को मिले। ये न्यूज़ मैंने न्यूज़ ऑन AIR पर पढ़ी, पर उसमें 2021, 22, 24 के बारे में नहीं बताया गया था। मैंने उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की साइट चेक की ये जानने के लिए कि क्या कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को बताए जा सकते हैं, तो तब मुझे ये सब मिला है। और कंटेंट बनाने में फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत लगती है। बस आप लोग डेली हमारा करंट अफेयर्स ज़रूर देखा कीजिए। अगर आप किसी और का करंट अफेयर्स भी देखते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन साथ में हमारा भी आप देखा कीजिए, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलता है। खैर आगे बढ़ते हैं।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी जिसे कहते हैं, इसने किस राज्य सरकार के साथ एमएसएमईज का समर्थन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। सिडबी के बारे में अगर हम जानकारी लें तो 2 अप्रैल 1990 को इसको सेटअप किया गया था। किस लिए? जो एमएसएमई सेक्टर है यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर है, इसके प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के सीएम हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन और कैपिटल है अमरावती। साथ ही अगर हम आंध्र प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने जगन्नाथ जीवा क्रांति स्कीम इसको हाल ही में लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश ने विमेन सेफ्टी के लिए अभयम प्रोजेक्ट इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही आंध्र प्रदेश ने ईबीसी नेस्टम स्कीम इसको भी लॉन्च किया है 6 लाख वुमेन के लिए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, आप इनको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही आंध्र प्रदेश का अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, इसे पीएम किसान नेशनल अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो युगांडा इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो हुई है युगांडाई कैपिटल कंपाला में, तो इसमें पुरुष और महिला खिताब किसने जीते हैं? तो ये खिताब जीता है, पुरुष खिताब जीता है वरुण कपूर ने और महिला खिताब जीता है मालविका बंसोद ने। देखिए यहाँ पर जो है शटलर्स लिखा है ना, तो शटलर का मतलब होता है जो बैडमिंटन प्लेयर होते हैं। इसी तरह से एक टर्म और होती है प्यूजिलिस्ट, तो जो बॉक्सर होते हैं उनको बोलते हैं प्यूजिलिस्ट। तो जहाँ हमको इंग्लिश सीखने को मिलेगी वहाँ हम इंग्लिश भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये टर्म आप याद रखना, शटलर्स यानी जो बैडमिंटन प्लेयर होते हैं और प्यूजिलिस्ट्स जो बॉक्सर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर इस साल के आखिर में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचकुला। और पंचकुला है हरियाणा में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि दुष्यंत चौटाला ये हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और ये कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। किस राज्य ने घरों की पाचन चेलिक नाम यानी बेटी का नाम घर की पहचान है कार्यक्रम शुरू किया? तो ये किया है उत्तराखंड ने। तो इसमें जो लोग हैं ये अपने घर के बाहर जो नेम प्लेट है उस पर बेटियों के नाम से उस नेम प्लेट को लगाएंगे और ये नैनीताल से शुरू किया गया है। और यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य और यहाँ पर 2 कैपिटल हैं, विंटर कैपिटल देहरादून है और समर कैपिटल गैरसैंण है। उत्तराखंड से जुड़े अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हाल ही में जो वीमेंस के जो हस्बैंड हैं तो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उनको को ओनरशिप राइट दिया है। साथ ही उत्तराखंड ने शिवाजी रेंज के लिए पहला आर्बोरेटम यानी बोटेनिकल गार्डन इसको भी सेटअप किया है। साथ ही इंडिया का फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ये भी उत्तराखंड के हल्द्वानी में ओपन किया गया है। और यहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विमेंस कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस इसको भी इनॉग्रेट किया है। साथ ही जस्टिस आरएस चौहान इन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। और आपको पता होगा कि उत्तराखंड में हाल ही में चमोली ग्लेशियर ब्रेक हुआ था, तो इसके वजह से एनटीपीसी का तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट ये पूरी तरह से डैमेज हो गया। साथ ही यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो कि आपके प्रकाश जावड़ेकर हैं, इन्होंने लखवाड़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इसको अप्रूव कर दिया है। तो पूछा जा सकता है किस स्टेट में है। साथ ही उत्तराखंड गवर्नमेंट ने युवाओं के लिए होप पोर्टल इसको लॉन्च किया है ताकि वे जॉब ढूंढ सकें और उनके स्किल इंप्रूवमेंट में काम आ सके। साथ ही यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह ने वेदर रेडार्स इनको लॉन्च किया है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। साथ ही उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंडिया का पहला लाइकन पार्क इसको कुमाऊं में सेटअप किया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उत्तराखंड से जुड़े हुए और हमने इन सबको कवर किया है, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य मंत्रिमंडल ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए दंड कानून को मंजूरी दी है? यानी विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड अ पीनल लॉ टू गिव लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू फूड अडल्ट्रेटर्स? जो फ्रेंड्स यहाँ पर ये अडल्ट्रेटर्स लिखा है इसका मतलब होता है जो मिलावट करते हैं, किसी प्योर चीज़ में इम्प्योरिटी मिला देते हैं उसको बोलते हैं अडल्ट्रेटर्स। और इसको और इस तरह का काम करने को क्या बोलते हैं? अडल्ट्रेशन। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश।
और अगर हम मध्य प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर चुने गए हैं बीजेपी के गिरीश गौतम। साथ ही मध्य प्रदेश में मांडू फेस्टिवल भी मनाया गया है। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में जलाभिषेकम कैंपेन के तहत 57,000 वाटर स्ट्रक्चर्स को इनॉग्रेट किया है। साथ ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है, ये जो यहाँ पर चंबल के जो डाकू हैं इनकी स्टोरी शोकेस करने के लिए एक म्यूज़ियम भी बनाएगी। साथ ही मेडिकल छात्रों के लिए जो यहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना ये शुरू की है और ऐसी बीमा योजना शुरू करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। ये तो आप जानते ही होंगे कि मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। भारत और कौन सा देश अगले 5 वर्षों के लिए समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करेगा? यानी इंडिया एंड विच कंट्री विल वर्क जॉइंटली इन द एरिया ऑफ मैरीन स्पेशल प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, नॉर्वे। तो नॉर्वे के साथ किया जाएगा। और इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए लक्षद्वीप और पुडुचेरी इन दोनों साइट्स को जो है चुना गया है। पायलट साइट्स लिखा है ना, पायलट का मतलब होता है जब भी आप कोई काम शुरू करने जा रहे हो तो आप पहले टेस्ट करते हैं कि क्या ये सही से वर्क करेगा, तो उसको बोलते हैं पायलट, यानी टेस्ट करना किसी चीज़ को। सबसे पहले आप छोटे लेवल पर उसको शुरू करते हैं। आपने देखा हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब किसी स्कीम को लॉन्च करती है तो पहले कुछ स्टेट में लॉन्च करती है, तब बोलते हैं कि पायलट बेसिस पर लॉन्च की गई है, यानी छोटे स्तर पर लॉन्च की गई है, पहले उसकी समीक्षा करने के लिए कि किस तरह से ये सही चल रही है या नहीं चल रही है। और साथ ही आपको बता दें कि नॉर्वे, इसकी कैपिटल ओस्लो है और यहाँ की करेंसी है क्रोन। अच्छा, ये आप देखिए, ये टर्म आपके पास कभी आपने सुनी भी होगी। और अगर आप जैसे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं या फिर जैसे पीसीएस, ये सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम होते हैं, इनमें पूछ भी दिया जाता है इस तरह की। तो देखिए 3 टर्म होती हैं, एक तो होता है स्कैंडिनेवियन, एक होता है नॉर्डिक और एक होता है बाल्टिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। अब इन तीनों कंट्री में अगर आप फिनलैंड और आइसलैंड को मिला दें तो ये नॉर्डिक कंट्रीज़ बन जाती हैं, यानी आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, इनको बोलते हैं नॉर्डिक कंट्री। और स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क, इन तीनों को बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। साथ ही ये 3 हैं बाल्टिक कंट्रीज़, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये तो फ्रेंड्स आपके बैंक एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछते हैं इनमें से कौन सी एक बाल्टिक कंट्री नहीं है। तो ये सभी आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर काम करने वाली महिलाओं के मामले में भारत की रैंक क्या है? वरिष्ठ प्रबंधन पद यानी कि सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस पर जो महिलाएं हैं, तो वो भारत की रैंक उसमें क्या है? अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो उसमें भारत की रैंक है 3rd। और इसमें आपको ये जानना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट है ये ग्रांट थॉर्नटन, ये कंसल्टिंग फर्म है, इसके द्वारा ये जारी की गई है। तो अगर फ्रेंड्स हम ग्लोबल एवरेज की बात करें तो ग्लोबल एवरेज जो है वो 31% का है, ठीक है, लेकिन जो इंडिया में है ये है 39% का। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस है इंडिया का और इंडिया 3rd रैंक पर है इसमें। यानी सीनियर मैनेजमेंट जो पद होते हैं, जो पोजीशन होती है, उसमें महिलाएं जो हैं, महिलाओं की स्थिति यहाँ पर बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। हुरन ग्लोबल रीच लिस्ट 2021 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय और दुनिया का 8वां सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये हैं मुकेश अंबानी। और आपको ये भी जानना चाहिए कि इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया में मुकेश अंबानी जो हैं ये 2रे नंबर पर हैं अगर सबसे रिचेस्ट पर्सन की बात करें। और ये हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट 2021 का 10वां एडिशन रहा है। और इनकी जो पूंजी बताई गई है मुकेश अंबानी की 6.05 लाख करोड़ रुपीज़। और आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत में 209 बिलियनियर्स हैं। और अगर हम बिलियनियर्स की बात करें तो वर्ल्ड वाइड मुंबई जो है ये 90वें पोजीशन पर है, तो इसलिए इंडिया में ये पहले नंबर पर है। यानी सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स जो हैं ये मुंबई में हैं, उसके बाद न्यू दिल्ली में है और फिर बेंगलुरु में है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि टेस्ला के एलोन मस्क ये रिचेस्ट पर्सन है पूरे वर्ल्ड में। ये यहाँ पर लिस्ट भी दी गई है। 2रे नंबर पर हैं जेफ बेजोस और 3रे नंबर पर हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट।
कैबिनेट ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र के सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौते को मंजूरी दी है? तो ये दी है फिजी के साथ। फिजी की आप लोकेशन भी देख लग सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये है फिजी। तो कहाँ पर है ये? साउथ पैसिफिक ओशियन में। और फिजी की कैपिटल है सुवा और यहाँ की करेंसी है फिजियन डॉलर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो ये दी है फ्रांस के साथ। यानी रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन के लिए भारत और फ्रांस के बीच एक MOU साइन किया गया है। और आपको ये यहाँ पर जानना चाहिए, इस तरह के फैक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं कि 2020 में जो भारत की रिन्यूएबल कैपेसिटी रही है ये रही है 90 गीगावाट की। और जो फ्रांस है इसके प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, PM है जीन कास्टेक्स, कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी, इनको हाल ही में करप्शन के मामले में जो है 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें इंडिया को प्रेसिडेंट और फ्रांस को को प्रेसिडेंट फिर से इलेक्ट किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2021 किस दिन मनाया गया? यानी नेशनल सेफ्टी डे 2021 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 मार्च को। हर साल ही वैसे 4 मार्च को बनाया जाता है और इसका थीम इस बार रहा सड़क सुरक्षा यानी रोड सेफ्टी। ISL लीग विनर्स शील्ड किस टीम ने जीती? तो ये जीती है मुंबई सिटी ने। तो यहाँ पर फुटबॉल की बात हो रही है और इन्होंने हराया है ATK मोहन बागान को। आर्चेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया और किस राज्य सरकार ने 12 मिलियन टन एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A उड़ीसा। तो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये 12 मिलियन टन का एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बनेगा। और इस संबंध में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और आर्सेलर मित्तल के जो फिलहाल चेयरमैन एंड CEO हैं लक्ष्मी विलास मित्तल, इन्होंने एक डील को साइन किया है। आर्सेलर मित्तल इसका हेडक्वार्टर्स है लग्जमबर्ग में। उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। अच्छा, अब आर्सेलर मित्तल के CEO आदित्य मित्तल को चुना गया है और इनके फादर जो लक्ष्मी मित्तल हैं ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। फिलहाल जो है CEO और चेयरपर्सन लक्ष्मी विलास मित्तल ही हैं। अब बात करते हैं उड़ीसा से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स की। तो इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क ये उड़ीसा में बनेगा। साथ ही उड़ीसा जो है ये चंद्रभागा और तलसारी बीच इनको डेवलप करेगा। तो चंद्रभागा बीच तो पूछा भी जाता है एग्जाम में, याद रखना उड़ीसा में है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIM संबलपुर के परमानेंट कैंपस की आधारशिला रखी है। तो ये कहाँ पर हुआ? उड़ीसा में, IIM संबलपुर। साथ ही उड़ीसा कैबिनेट ने रिवार्ड प्रोजेक्ट इसके इम्प्लीमेंटेशन को अप्रूव कर दिया है। अगर आप उड़ीसा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रिवार्ड की फुल फॉर्म जाननी चाहिए। रिवार्ड का मतलब है रिजुवेनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। साथ ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाइट क्रोकोडाइल पार्क फिर से जो है जनता के लिए खोल दिया गया है और इस पार्क का नाम क्या है? भितरकनिका नेशनल पार्क। साथ ही उड़ीसा के CM ने बिंदु सागर क्लीनिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। और उड़ीसा CM नवीन पटनायक ने रामलिंगेश्वर पार्क जो कि बहरमपुर में है इसको भी इन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो ये सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बुनियादी बैंकिंग सेवाओं यानी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप के साथ साझेदारी की है? तो 4 बैंक आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B एक्सिस बैंक। तो अब व्हाट्सएप के जरिए एक्सिस बैंक यूज़र्स अपनी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज जैसे अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि एक्सिस बैंक के MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई इन महाराष्ट्र। एक्सिस बैंक से जुड़े अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो एक्सिस बैंक ने हाल ही में ऑरा नाम का एक क्रेडिट कार्ड एक इन्होंने लॉन्च किया है जिसमें कि कई सारे हेल्थ वेलनेस बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक स्पेशल सिचुएशंस फंड भी लॉन्च किया है। सेरावीक वैश्विक एनर्जी और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? इंग्लिश में अगर बात करें, हु रिसीव्ड सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड। ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B
नरेंद्र मोदी। तो इसमें सेरा का मतलब है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक, ठीक है। तो ये अवार्ड जो है नरेंद्र मोदी जी को मिला है, किस लिए? ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप के लिए, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के प्रति और एनर्जी सस्टेनेबिलिटी के प्रति जो आपकी डेडिकेशन होती है, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि ये अवार्ड प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टारगेट बताए हैं जो कि आपको जानने चाहिए। तो पहला तो इसमें यह है कि भारत नेचुरल गैस में अपना शेयर 6% से बढ़ाकर 15% करना चाहता है 2030 तक। और दूसरा टारगेट इन्होंने ये याद दिलाया कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट जो पहले 2030 तक अचीव करने का था, अब इसको एडवांस कर दिया गया है, यानी 2025 तक अब ये अचीव किया जाएगा। तो इस तरह के टारगेट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि सेरा वीक इसको 1983 में अमेरिकन ऑथर एंड एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर डेनियल येरजिन के द्वारा स्थापित किया गया था एंड इट इज़ रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स प्रीमियर एनुअल एनर्जी प्लेटफॉर्म। और ये जो अवार्ड है ये 2016 में इंस्टीट्यूट किया गया था, यानी स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सरकार के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को रहने के लिए देश का सबसे अच्छा शहर चुना गया है? तो ये चुना गया है बेंगलुरु को। और ये जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है ये जारी किया गया है यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। तो 111 सिटीज़ में जो सबसे मोस्ट लिवेबल सिटी है ये बनी है आपकी बेंगलुरु। यहाँ पर बात हो रही है कि जहाँ पर उन शहरों की जहाँ पर मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन है, यानी 1 मिलियन से ज़्यादा की जहाँ पर पॉपुलेशन है, उन शहरों में बेंगलुरु सबसे ऊपर है और सबसे नीचे है बरेली। अगर हम बात करें उन शहरों की जहाँ पर 1 मिलियन से कम पॉपुलेशन है, तो उनमें सबसे टॉप पर सबसे जो अच्छी रहने वाली सिटी है वो है शिमला, और इसमें मुजफ्फरनगर है सबसे नीचे। और अगर हम म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो सबसे जो अच्छी म्युनिसिपल काउंसिल है ये है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। और ये भी बात हो रही है कि जहाँ पर 1 मिलियन से लेस पॉपुलेशन है। और इसी में अगर हम बात करें इंदौर म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है ये इसमें सबसे टॉप पर है। ये किस में है? जहाँ पर 1 मिलियन से अधिक की पॉपुलेशन है। इसके बाद सूरत है और फिर भोपाल है। तो ये सभी कैटेगरी आपको जाननी चाहिए। अच्छा, और ये कितने पैरामीटर्स पर आधारित है? ये 13 पैरामीटर्स या कैटेगरीज पर आधारित हैं। ये सभी आप जो हैं देख सकते हैं। केवल आप इतना याद रखिए कि कितने पर हैं, 13 कैटेगरीज पर ये आधारित हैं। ये आप देख सकते हैं। तो ईज ऑफ लिविंग ओवरऑल अगर बात करें तो बेंगलुरु नंबर 1 पर, फिर पुणे, फिर अहमदाबाद, फिर चेन्नई, फिर सूरत। टॉप 5 तो आपको याद ही रखनी चाहिए। कभी कभी 5 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, उनमें पूछ लिया जाता है कि कौन इसमें टॉप 4 में नहीं है या टॉप 5 में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत ज्येष्ठा वरुण महाविहार, सुलिंग यांग गुम्बा और सेरमथांग गुम्बा के पुनर्निर्माण का कार्य किस देश में करेगा? तो ये करेगा नेपाल में। तो फ्रेंड्स, हाल ही में इंडिया ने कहा है कि ये नेपालीज रुपीज़ 246 मिलियन यानी 24.6 करोड़ रुपए जो है नेपाल में इन्वेस्ट करेगा। किस लिए? 3 कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। इससे पहले जो 28 हेरिटेज साइट्स भारत इसमें डेवलप करेगा, उनमें से 6 जो हैं तैयार कर दी गई हैं। तो ये कौन कौन सी हैं? एक तो आपको ही बताया मैंने, ज्येष्ठा वर्णा महाविहारा जो कि ललितपुर में है, सुलुगियांग गुम्बा, और तीसरा है सेरमथांग गुम्बा। तो ये तीनों नेपाल में है और भारत जो है इनके रिस्टोरेशन का कार्य करेगा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ज्येष्ठा वर्णा महाविहारा है इसमें टेक्निकल असिस्टेंट दी जाएगी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के द्वारा, और जो बाकी के 2 जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं इनमें मदद करेगा सेंट्रल लेवल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। इसी के साथ भारत और नेपाल ने जो है 6 सेकेंडरी स्कूल्स डेवलप करने के लिए भी एक MOU साइन किया है, ये भी नेपाल में किए जाएंगे। साथ ही इंडिया जो है नेपाल में 25 हेल्थ पोस्ट इनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो है MOU साइन किया है। तो ये 3 MOU आपके पास हो गए। अगर तीनों में से पूछा जाए कि भारत ने किसके साथ साइन किया है तो आंसर होगा नेपाल। NCAER लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स 2020 के अनुसार लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है मध्य प्रदेश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये आपको ये जानना चाहिए कि जो ये NCAER
लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स है, ये इसका दूसरा एडिशन है। तो इसमें जो है लैंड डिजिटाइजेशन के मामले में सबसे ऊपर रहा है मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़ और फिर तमिलनाडु। और आपको ये भी जानना चाहिए कि सबसे बॉटम पे कौन रहा है, लद्दाख, और फिर जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम, फिर चंडीगढ़। अच्छा, तो इसमें ओवरऑल 32 स्टेट्स एंड यूटीज शामिल रहे टोटल मिलाकर, और 4 कैटेगरीज या 4 पैरामीटर इसमें जो है इन्होंने अपने पास रखे थे कि इनके हिसाब से हम राज्यों को बांटेंगे। तो पहला था डिजिटाइजेशन ऑफ टेक्सचुअल एंड स्पेशल रिकॉर्ड्स, कंप्यूटराइजेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड द क्वालिटी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। आगे बात करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टॉप 5 स्टेट्स एंड यूटीज कौन से हैं, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। बॉटम 5 स्टेट्स या यूटीज कौन से हैं, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, चंडीगढ़ और आसाम। फ्रेंड्स, आपको टॉप 5 हमेशा याद रखने चाहिए। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, तो इसलिए आप इनको याद रखना टॉप 5 कौन से हैं। हाल ही में भारत के किस बायोस्फीयर में आगजनी की घटना सामने आई है? अ मैसिव फायर रिसेंटली ब्रोक आउट इन विच ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन बायोस्फीयर्स? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिंपलीवाल। तो जो सिंपलीवाल है ये उड़ीसा का ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है और ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। साथ ही मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का ये पार्ट है। इसका पार्ट होने के साथ साथ जो ये सिंपलीफाल बायोस्फीयर रिजर्व है ये महानदियन ईस्ट कोस्टल रीजन और छोटा नागपुर बायोटिक प्रोविंस इसका भी एक पार्ट है। और जो सिंपलीफाल है ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है और 2009 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। और ये जो बायोस्फीयर है ये इंडिया का लार्जेस्ट साल जोन है, जो साल के ट्री होते हैं उसका लार्जेस्ट जोन है। तो ये सब ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं के प्रतिशत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? यानी आपको यहाँ पर दिए गए हैं आर्म्ड फोर्सेस और उसमें आपको ये बताना है कि जो इसमें महिलाओं का जो प्रतिशत है, महिलाओं की जो भागीदारी है वो कितने प्रतिशत है, ये सही मैच हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इंडियन आर्मी 0.56%, इंडियन नेवी 6.5%, इंडियन एयरफोर्स 1.08%, या फिर ये सभी सही हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी सही हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी में जो विमेन परसेंटेज है ये 0.56% है, इंडियन एयरफोर्स में 1.08% है, इंडियन नेवी में 6.5% है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस आर्म्ड फोर्स में सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी है, तो ये होगी आपकी इंडियन नेवी में 6.5%। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में विषयों के आधार पर कौन सा IIT भारत में सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में उभरा है? इन द QS वर्ल्ड रैंकिंग्स 2021 बाय सब्जेक्ट्स which IIT has emerged as the best engineering college in India? And the correct answer is option C, IIT Bombay. So IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Madras make it to top 100 in QS world rankings by subject. इसको जान लेते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पूरा देखिएगा। तो देखिए टॉप 100 में वैसे तो जो है 12 इंडियन इंस्टीट्यूट्स यानी भारतीय संस्थान इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT खड़गपुर, IISc बेंगलुरु, अन्ना यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी और IIM बेंगलुरु और IIM अहमदाबाद। अगर हम लॉ की बात करें, अगर हम विधि की बात करें तो इसमें जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल इसको रैंक मिली है 76, यानी भारत में ये सबसे टॉप पर है और ओवरऑल इसको 76 रैंक मिली है। बिजनेस एंड मैनेजमेंट कैटेगरी की बात करें तो IIM बेंगलोर इसमें जो है 76 नंबर पर है और IIM अहमदाबाद 80 नंबर पर है। अगर हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी 50वें नंबर पर है। बात करें एंथ्रोपोलॉजी कैटेगरी की तो JNU जो है इसमें 51 से 100 का जो रैंकिंग कोहॉर्ट है, ग्रुप है, इसमें शामिल किया गया है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट है इसमें 3 इंडियन इंस्टीट्यूट्स को जो है टॉप रैंक मिली है, ठीक है, यानी टॉप 100 में इनको रैंक दी गई है। कौन कौन से हैं? IIT बॉम्बे जिसकी 49th रैंक है, IIT दिल्ली जिसकी 54th रैंक है और IIT मद्रास जिसकी 94th रैंक है। केमिस्ट्री कैटेगरी की बात करें तो IISc बेंगलोर जो है 93वें रैंक पर है, 93rd रैंक पर यहाँ पर शामिल है। और इनमें सबसे टॉप पर अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो सबसे टॉप पर है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, उसके बाद है
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और तीसरे नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। और ये आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं, आईआईटी मद्रास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए इसको सबसे अच्छी रैंक दी गई है, आईआईटी बॉम्बे मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए, आईआईटी खड़गपुर मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए, आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पर इनकी रैंक दी गई है सब्जेक्ट वाइज। ये मैंने यहाँ पर बताया था ओवरऑल। 1.45 बिलियन डॉलर के सौदे में कौन सी आईटी कंपनी कैपको, जिसका मुख्यालय लंदन में है, इसका अधिग्रहण करेगी, यानी इसको एक्वायर करेगी? तो ये करेगी फ्रेंड्स विप्रो। तो विप्रो जो है ये कैपको इसको जो है एक्वायर करेगी। और कितने की डील हुई है ये? 1.45 बिलियन यूएस डॉलर की। और आपको बता दिया कि लंदन में इसका हेडक्वार्टर्स है। साथ ही आपको और अगर हम रुपीस में बात करें तो ये है 10,500 करोड़ रुपीस की डील है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में विप्रो ने फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है एक्विजिशन किए हैं। एक तो एक्सीमस इसका अधिग्रहण किया है, 4C इसका किया है, आईबिया इसका भी अधिग्रहण किया है, और एनकोर थीम टेक्नोलॉजीज इसका भी अधिग्रहण किया है। ये 4C काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस कंपनी ने जो है इसका अधिग्रहण किया है, तो याद रखना विप्रो। यह है विप्रो का मैनेजमेंट। विप्रो के सीईओ है थियरी डेलापोर्टे, चेयरमैन है रिशाद प्रेमजी, और हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड में अडानी पोर्ट्स 31.5% की हिस्सेदारी हासिल करेगा। यह बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है? तो यह बंदरगाह है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो ये 1954 करोड़ रुपए की डील के साथ 31.5% स्टेक जो है गंगावरम पोर्ट लिमिटेड में हासिल करेगा। किससे? विंडी लेक साइड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से। गंगावरम पोर्ट जो है ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है, और इनकी साइट की अगर बात माने तो ये इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट है गंगावरम पोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि अडानी पोर्ट ने हाल ही में कृष्णापट्टनम पोर्ट इसको भी एक्वायर किया है। इसमें मतलब 75% स्टेक हासिल किए हैं। और अडानी पोर्ट्स कंप्लीट्स एक्विजिशन ऑफ दिघी पोर्ट, ये है आपका महाराष्ट्र मुंबई में, तो इसको भी इसने कंप्लीटली जो है अधिग्रहण कर लिया है। तो ये दोनों भी आप याद रखेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने वर्ष 2020 में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन देखे हैं? फ्रेंड्स इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं। अगर आप किसी टॉप लेवल जैसे सिविल सर्विसेज टाइप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये पूछा जा सकता है, या फिर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर ये पॉइंट पूछा जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा अभी। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन देखे हैं? तो ये देखे हैं इंडिया ने। इस रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट एक्सेस नाउ द्वारा जारी की गई है, और इसमें 29 कंट्रीज़ की लिस्ट बनाई गई है जिनमें भारत जो है टॉप पर रहा है। तो इसमें कहा गया है कि ग्लोबली जितने भी इंटरनेट शटडाउन्स लगे हैं तो उनमें 70% भारत में लगे हैं। उसके बाद आता है यमन, और जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन के इंसिडेंट्स हैं ये इंडिया में, और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं और कुछ पार्ट जो अफ्रीका के हैं यहाँ पर देखे गए हैं। इसमें बताया गया है ग्लोबली 155 इंटरनेट शटडाउन्स जो है रिपोर्ट किए गए हैं साल 2020 में, और उनमें से केवल भारत में ही 109 शटडाउन्स जो है नोट किए गए हैं। अब ये है वो फैक्ट जो मैं आपको बताने वाला था। देखिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेट सस्पेंड करती है तो वो किस एक्ट के तहत करती है, किस कानून के तहत किया जाता है? तो ये आप याद रखिएगा, टेलीग्राफ एक्ट 1855 की सेक्शन 7, ठीक है। तो इसके तहत टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 इसको नोटिफाई किया गया था। किसके तहत? टेलीग्राफ एक्ट 1855 सेक्शन 7 के तहत। तो इसके तहत जो है इंटरनेट जो है यहाँ पर शटडाउन किया जाता है। ये आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक internetshutdowns.in इसकी रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने ये कहा है कि 2020 में भारत ने 83 शटडाउन्स देखे हैं। तो यहाँ पर एक्सेस नाउ की रिपोर्ट है, और यहाँ पर है ये internetshutdowns.in के अनुसार। और 2021 में जो है इन्होंने अब तक 7 इंटरनेट शटडाउन विटनेस किए हैं, और 2017 से 409 बार इंटरनेट शटडाउन भारत में देखा गया है। हाल ही में 2 असफल प्रयासों के बाद निम्नलिखित में से किसने अपने स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का परीक्षण किया? और करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, स्पेस एक्स।
तो स्पेस एक्स ने बोका चिका टेक्सास से स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफल परीक्षण किया। इसने 10 किलोमीटर की ऊंचाई इस उड़ान में प्राप्त की। साथ ही अपराइट पोजीशन में इसने लैंड किया। लैंड करने के 8 मिनट बाद ही हालांकि इसमें विस्फोट हो गया और ये एक मानव रहित रॉकेट था। हालांकि इस मिशन का उद्देश्य पूरा हो गया, जो कि इस मिशन का उद्देश्य ये था, ये जानना था कि जब रॉकेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो तो रॉकेट के जो फ्लैप्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि स्पेस एक्स ने हाल ही में इसरो का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, जब इसने 143 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च की। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं एलन मस्क की। तो ये स्पेस एक्स के फाउंडर एंड CEO हैं, लीड डिज़ाइनर भी हैं। साथ ही ये टेस्ला के भी CEO हैं और द बोरिंग कंपनी X.com इसके फाउंडर भी हैं। न्यूरालिंक, ओपन AI, Zip2 इसके को फाउंडर हैं। सोलर सिटी इसके चेयरमैन हैं। आगे बढ़ते हैं। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मोहन कृष्ण बोहरा को। और साथ ही आपको ये जानना चाहिए, जो इनका ये वर्क है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, ये 2016 में पब्लिश हुआ था। और ये जो पुरस्कार है ये उन राजस्थानी ऑथर को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 10 साल में राजस्थानी या हिंदी में अपना कोई वर्क या अपना कोई नॉवल या बुक पब्लिश की हो। और ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इसमें 2.5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। और इस बार जिस सिलेक्शन कमेटी ने इन्हें चुना है उसके चेयरपर्सन रहे हैं ओम थानवी। PNB हाउसिंग फाइनेंस और किस बैंक ने घर खरीदारों को खुदरा ऋण देने के लिए एक सह ऋण समझौता किया है? यानी सह ऋण का मतलब है को लैंडिंग एग्रीमेंट। तो ये किया है यस बैंक के साथ। तो इसमें जो भी होम बायर्स को जो रिटेल लोन्स दिया जाएगा तो उसमें इन दोनों की भागीदारी रहेगी। तो इसमें जो PNB हाउसिंग है ये किस तरह का कार्य करेगा, पूरी लोन साइकिल लाइफ साइकिल जो है वो समझाई जाएगी जो कस्टमर्स हैं, और उनका डॉक्यूमेंटेशन वर्क क्या रहेगा और सोर्स का उनकी इनकम का क्या है। साथ ही उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी प्राप्त करने का काम PNB हाउसिंग का रहेगा और यस बैंक इसमें जो है लोन प्रोवाइड कराएगा। साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इसके MD हैं हरदयाल प्रसाद, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। यस बैंक के MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार, हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। फ्रेंड्स, आगे आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट POS लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? तो ये की है इसने SBI पेमेंट्स के साथ। तो SBI पेमेंट्स के साथ NPCI ने भागीदारी की है, किस लिए? रुपे सॉफ्ट POS इसको इंडियन मर्चेंट्स जो भारतीय व्यापारी हैं उनके लिए लॉन्च करने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो NFC इनेबल्ड स्मार्टफोन्स हैं, NFC का मतलब आपको जानना चाहिए, पूछ लिया जाता है इसकी फुल फॉर्म नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो NFC इनेबल्ड स्मार्टफोन को पॉइंट ऑफ सेल मशीन यानी POS मशीन की तरह काम में लिया जा सकेगा और व्यापारी 5,000 रुपये तक की अमाउंट इसमें कस्टमर से एक्सेप्ट कर सकेंगे। तो ये आपके लिए जानना चाहिए। और साथ ही अब जानते हैं NPCI के बारे में। तो कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 8 के तहत बनी एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। दिलीप असबे इसके MD एंड CEO हैं और 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। ये सभी NPCI प्रोडक्ट्स हैं, रुपे, IMPS, NASH, ABPS, AEPS, NFS, UPI, भारत बिल पेमेंट सिस्टम एंड NETC। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि इनमें से कौन सा NPCI प्रोडक्ट नहीं है। तो इनके अलावा जो भी होगा वो आपका ऑप्शन जो है उसमें गलत होगा, मतलब वो नहीं होगा। ठीक है, ये सभी NPCI प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको जानने चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि ये सभी 10 कोर प्रोमोटर बैंक्स हैं NPCI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, सिटी बैंक एंड HSBC। सेना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर रमन गंगाखेडकर को। और इनको ये किस लिए दिया गया है फ्रेंड्स? तो एक तो आप ये जान लीजिए पद्मश्री अवार्डी हैं और इनको मिला है एपिडेमियोलॉजी के लिए। अब ये एपिडेमियोलॉजी क्या होती है?
It studies the distribution of disease in human populations and the factors determining that distribution chiefly by the use of statistics। यानी अगर कोई बीमारी है वो किस तरह से जनता में फैल रही है, क्या क्या उसके पीछे फैक्टर्स रहे हैं, तो इन सबको समझना किसके द्वारा, आंकड़ों के द्वारा। तो अभी आपको पता है कि पेंडेमिक का जो ये सीजन चल रहा है कोविड-19 का, तो उसमें इन्होंने इस तरह की रिसर्च की है, इसीलिए इनको ये अवार्ड जो है दिया जा रहा है। तो ये आप याद रखना, एपिडेमियोलॉजी। ये आपके इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, और वैसे भी आपको जानना चाहिए। देखिए मैं आपको अगर सही बात बताऊं तो आप कभी भी इस तरह से मत पढ़िए कि केवल कि क्या ये एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा। हमेशा ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप जुटा सकें। आप अच्छे जानकार बनिए, आप अपने आप ही कोई ना कोई एग्ज़ाम निकाल देंगे। तो हमेशा जानकारी लेने के लिए पढ़िएगा। आगे पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मैरी कॉम को। मैरी कॉम क्या है? 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन प्यूजिलिस्ट है। प्यूजिलिस्ट का मतलब होता है बॉक्सर हैं, और इनको इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी का चेयरपर्सन घोषित किया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 2020 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और ये मणिपुर से हैं। ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि मैरी कॉम जो है ये किस राज्य से हैं, तो मणिपुर से हैं ये। और AIBA के प्रेसिडेंट हैं उमर क्रेमलेव, और इसका हेडक्वार्टर्स है लुज़ाने, स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट और मुख्य प्रशिक्षक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संजय वत्सायन। तो संजय वत्सायन ने जो है डिप्टी कमांडेंट एंड चीफ इंस्ट्रक्टर का पद संभाला है। कहाँ पर? नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? यह है आपका खड़गवासला, पुणे में। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन यानी कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस CCC किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ केवड़िया में। केवड़िया कहाँ पर है? गुजरात में। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है संबोधित किया गया है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 किसने जारी की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। देखिए अब यहाँ पर जो भी स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाई गई है ये आपको याद नहीं रखनी है, केवल आपको आइडिया लेना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ रहा, सबसे कम कहाँ रहा। इस तरह की चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अब कम ही बनते हैं, तो आपको ये सब नंबर्स नहीं याद करने हैं, ये सब आपको केवल समझाने के लिए बताया गया है। सबसे पहले तो ये है कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और रैप, जो कि इसकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन रही, इन दोनों के द्वारा ये जो है लॉन्च की गई। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया कि 2019 में 931 मिलियन टन्स जो है वेस्ट फूड जो है जनरेट हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ से हुआ है? हाउस होल्ड से हुआ है, कितना? 61%। फूड सर्विस से कितना हुआ है? 26%। और रिटेल सेक्टर से कितना हुआ है? 13%। यानी ये सभी जो है कितना वेस्ट फूड किस सेक्टर से आया है ये यहाँ पर बताया गया है। साथ ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह से पूछा जा सकता है। इसके हिसाब से, इस रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में 690 मिलियन पीपल जो हैं ये भूखमरी के शिकार हुए हैं, इससे अफेक्ट हुए हैं। अच्छा, अगर हम बात करें भारत की, तो यहाँ पर अगर हम हाउस होल्ड फूड वेस्ट की बात करें तो 50 kg पर कैपिटा पर ईयर यहाँ पर जो है फूड वेस्ट जनरेट होता है, ये आपको जानना चाहिए। अच्छा, ये चार्ट मैंने आपके लिए इसलिए लाया है ताकि यहाँ से आप अच्छे से समझ सकें इस चीज़ को, और यहाँ से क्वेश्चन ही बन सकता है, मैं बताऊँगा किस तरह से। तो देखिए, फूड अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, कितना कंजम्पशन के लिए फूड अवेलेबल है? 5.3 बिलियन टन्स। और कितना फूड वेस्ट हुआ? 931 मिलियन टन्स। अब अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो सबसे ज़्यादा फूड कहाँ पर वेस्ट हुआ है? नाइजीरिया में। ठीक है, ये क्या है? 189, और यहाँ पर दिया है केजी पर कैपिटल पर ईयर। ठीक है, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। G7 कंट्री में सबसे ज़्यादा फ्रांस है टॉप पर। साउथ एशिया की बात करें, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा फूड वेस्ट कहाँ पर हुआ है? तो ये है अफगानिस्तान। ठीक है, और इंडिया हालांकि इसमें काफ़ी नीचे है, तो ये सब आपको जानना चाहिए। UNEP की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स नैरोबी इन केन्या में है। इसकी हेड जो है ये है इंगर एंडरसन,
और 5 जून 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, जब बात हो रही है हंगर से रिलेटेड या फूड वेस्ट से रिलेटेड, तो आपको ये जानना चाहिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। ये 17 गोल्स हैं और इनका टारगेट रहा है, यूनाइटेड नेशंस ने टारगेट रखा है कि इन सभी गोल्स को हम 2030 तक पालेंगे। इनके साथ ही 169 टारगेट्स भी हैं। अगर आप किसी एग्जाम में आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या उसमें कोई सब्जेक्ट है तो वहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भी इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें देखिए दूसरा गोल क्या है, जीरो हंगर, यानी 2030 तक जीरो हंगर अचीव करना है वर्ल्ड में। तो ये भी आप याद रखिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो सेकंड गोल है ये किससे रिलेटेड है, तो ये है जीरो हंगर से रिलेटेड। पहला गोल किससे रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड, नो पॉवर्टी। फिफ्थ गोल किससे है, जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। डीआरडीओ ने SFDR टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। SFDR में डी का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर डी का अर्थ है डक्टेड। ओके, तो डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट टेस्ट ऑफ SFDR टेक्नोलॉजी फ्रॉम चांदीपुर। बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो SFDR है इसका फुल फॉर्म क्या है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर जो कि उड़ीसा में है, यहाँ से जो है इसको टेस्ट किया गया। इसका फ़ायदा ये है कि जो भी भारत की अब एयर टू एयर मिसाइल्स जो भारत बनाएगा उनकी रेंज जो है बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है, क्योंकि अब इसमें जो है ऑक्सीडाइजर्स की ज़रूरत नहीं रहती है। ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के बाद ऑक्सीडाइजर्स की इसमें जो है रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। उससे क्या होता है कि रेंज जो है वो बढ़ जाती है, एयर टू एयर जो मिसाइल्स होती है उनकी रेंज बढ़ जाती है। साथ ही इस पूरी टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूशन किन किन का है, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी जो कि पुणे में है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और रिसर्च सेंटर इमारत जो कि हैदराबाद में है। दोनों ही हैदराबाद में और ये है पुणे में, और ये सभी जो है डीआरडीओ की लैब्स हैं। बात करते हैं डीआरडीओ की, तो 1958 में सेटअप किया गया था न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर से। चेयरमैन है डॉक्टर GS सतीश रेड्डी। ऑल इंडिया 52 लैब्स हैं डीआरडीओ की, और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किस केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय सेना ने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन का उद्घाटन किया, तो ये किया है जम्मू एंड कश्मीर में। और स्पेसिफिकली बात करें तो जम्मू कश्मीर के सोपोर में। तो इससे यही फ़ायदा रहेगा कि जो भी जम्मू एंड कश्मीर का जो टैलेंट है, जो भी वहाँ की कोई किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, कोई अच्छा सिंगिंग करता है, ठीक है, म्यूजिशियन है, स्पोर्ट्समैन है, तो उनके बारे में जो है उनका टैलेंट यहाँ पर बताया जाएगा, उनको जो है हाईलाइट किया जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। EPFO ने 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज की वार्षिक दर को कितने प्रतिशत बनाए रखने का फैसला किया है। फ्रेंड्स, आपको मैं फिर कहूँगा कि आप इंग्लिश में क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ लिया करें, पॉज कर लिया करें वीडियो को और उसके बाद इंग्लिश में जरूर पढ़ा करें, इससे एक और अच्छे से समझ में आता है क्वेश्चन। तो पूछा गया है, द EPFO हैज़ डिसाइडेड टू रिटेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स फॉर 2020-2021 एट 8.5%। और किसके लिए, फिस्कल 2020-21 के लिए। अब बात करते हैं EPFO की। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। EPFO जो है, अगर हम क्लाइंट्स से रिलेटेड अगर हम क्लाइंट्स को लें और जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो ओवरऑल की जाती हैं, तो अगर हम उस टर्म में बात करें तो जो EPFO है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो EPFO है ये ऑर्गेनाइज्ड एंड सेमी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो भी वर्कर्स हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी फंड्स को मैनेज करता है। और जो ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है ये अस्तित्व में कब आया, जब 15 नवंबर 1951 में एक ऑर्डिनेंस जो है प्रोमोलगेट किया गया जिसका नाम था एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स ऑर्डिनेंस, ठीक है। अच्छा, अब इसको किस नाम से जाना जाता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, इस नाम से अब इसको जाना जाता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि पूरे इंडिया में ये लागू है। अच्छा, इसमें क्या है, अब देखिए, द एक्ट एंड स्कीम फ्रेम
देयर अंडर आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ ट्रीपार्टाइट बोर्ड। ठीक है, तो जो ये बोर्ड है तो इसमें कौन कौन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जिसके अंदर की गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं सेंटर और स्टेट से, और एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। अच्छा, ये आपको जानना चाहिए कि ईपीएफओ जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आती है। साथ ही ये जो है 3 स्कीम को ऑपरेट करती है, ईपीएफ स्कीम 1952, पेंशन स्कीम 1995 और इंश्योरेंस स्कीम 1976। और आपको ये भी जानना चाहिए कि पिछले साल दिसंबर 2020 में ईपीएफओ ने 12.54 लाख नए सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं। किस राज्य ने अपने लोगों के लिए 50,000 प्रति माह रुपए से कम भुगतान करने वाले निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों को आरक्षित करने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो ये दी है हरियाणा ने। यानी जो भी प्राइवेट सेक्टर 50,000 रुपये तक पे करते हैं या उससे कम पे करते हैं, तो वहाँ पर जो यहाँ के लोकल वर्कर्स हैं उनको 75% जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। ये मतलब है इस क्वेश्चन का। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी से हैं, डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जो कि जन नायक जनता पार्टी से हैं, कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। साथ ही आपको जानना चाहिए कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क, भिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, हथनी कुंड बैराज, दमदमा लेक, ब्रह्म सरोवर, सूरज कुंड, टिक्कर ताल और मोरनी हिल्स, ये सभी हरियाणा में है और आपकी स्टैटिक जीके को कवर करती हैं, पूछ लिया जाता है। खास करके आप ये याद रखना, एक तो असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूरज कुंड का आपने नाम भी सुना होगा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हरियाणा सीएम ने हाल ही में चंडीगढ़ से हिसार के लिए एयर टैक्सी सर्विस भी लॉन्च की थी। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। डॉकी लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मेघालय। नेम द एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड? इंद्रमणि पांडे। हु टुक ओवर एज द न्यू चीफ ऑफ वेस्टर्न नवल कमांड? आर हरि कुमार। Who took over as the new chief of the Eastern Naval Command? Ajendra Bahadur Singh. Rahul Khullad, who passed away recently, was the former chairman of which agency? TRI. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन का आंसर भी अगर आपको आता होगा तो वो भी आप जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। कीथम लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? One Vihar National Park is in which state? Stephen Lofven is the Prime Minister of which country? Garrison is declared as the third mandal of which state? Who is the Minister of State with independent charge in Ministry of Labor and Employment? तो फ्रेंड्स, इनके आंसर आप जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।